morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share this channel with your friends. This is all for free. Thank you so much. आइए आगे बढ़ते हैं अकाउंट्स की क्लास में. So today is February 25. अच्छा, हम कल क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? टीडीएस वगैरह. टीडीएस चल रहा था. होमवर्क दिया था टीडीएस 4-5 एग्जाम्पल का. ट्रांजेक्शन भी लाना था बना के और वाउचर भी बना के लाना था. राइट, यही होमवर्क था ना? आप ये होमवर्क करके लाए हैं? ट्रांजेक्शन बस. हाँ कि ना? ट्रांजेक्शन बनाई है. ट्रांजेक्शन नहीं है, खाली वाउचर बना के लाए हैं. नहीं, खाली ट्रांजेक्शन है. अच्छा, खाली ट्रांजेक्शन है. चलिए जो लाए हैं वही दिखाइए, देखो सही है गलत है. ये पहला पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? जी सर. ओके. अच्छा, ये आपने बनाया, टीडीएस की एंट्री बनाया और ट्रांजेक्शन बनाया. जेके कंप्यूटर्स. पहले तो ये बताओ, आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उस कंपनी का नाम रोहित गारमेंट है और कोई है? सर ये जेके कंप्यूटर्स होगा. हाँ, जेके कंप्यूटर्स हो गया. आपने जेके कंप्यूटर का काम कर दिया. हमारा हमारा स्टार्टिंग ये है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन बनाओगे किसी भी एक कंपनी का सोच के बनाओगे तो आपको एंट्रियाँ क्लियर रहेंगी. कभी आप बिजनेस शुरू कर लोगे कंप्यूटर का, कभी कपड़े का, कभी बैंक का, तो हौच पौच हो जाएगा सारा. अब कोई भी एक मन में मान लो कि भाई ये वाला मेरा बिजनेस है. जैसे आपने रोहित गारमेंट माना हुआ है कि मेरा दुकान का नाम रोहित गारमेंट है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. अब आपने जे के कंप्यूटर बना दिया तो एक जब भी होमवर्क बनाओ, ट्रांजेक्शन बनाओ या वाउचर बनाओ, आपके माइंड में ऊपर एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए. कोई भी नाम रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब तक हमने जितनी पढ़ाई करी है, जितने जेबी पढ़े हैं, सेल्स परचेज पढ़े हैं, सब रोहित गारमेंट के सन से पढ़े. तो आगे भी आप उसी को लेके चलो ताकि आपके फंडे क्लियर रहेंगे. पहला है, अच्छा, कंपनी का नाम है जेके कंप्यूटर्स. जेके कंप्यूटर्स pays 50,000 as professional fees to a tax consultant and deducts TDS before payment. अब आपने क्या किया? अब इसमें आपने बैंक अकाउंट घुसा दिया कि आपका होमवर्क गलत हो गया भाई. आपने क्या किया? प्रोफेशनल फीस को डेबिट कर दिया 50,000, बैंक को क्रेडिट 45,000, टीडीएस 5,000. ये तो पेमेंट की एंट्री होगी. पेबल की एंट्री पहले बनाओ ना. आपका होमवर्क क्या है आपको कंफर्म ही नहीं है, हम कर क्या रहे हैं. दोबारा दिखाऊं क्या स्क्रीन, हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो पेबल मेरी मतलब बात. नहीं पर्सन नहीं, का नाम. देखो, आप जो है ना एक स्टेप आगे चले गए हो. अब दिक्कत ये है ना, आपका सीक्वेंस बिगड़ जाता है, आप भूल जाते हो मुझे करना क्या है. मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या, हम कहाँ पढ़ रहे हैं. जब हम वहाँ पे आएंगे हम वो भी पढ़ेंगे, मना कोई नहीं है, लेकिन एक तरफ से चल लो ना. देखो आपको हमने क्या, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी सर. ये वाला स्क्रीन दिया. देखो क्या लिखा है हमने. टीडीएस डिटेल्स हमने बनानी है, होमवर्क बनाना है, टीडीएस की 4-5 एग्जाम्पल बनाना, ट्रांजेक्शन प्लस वाउचर बनाना है. और हम पढ़ क्या रहे थे? ये वाला है ना. इसके ऊपर मैंने लिखा था कहीं, नो सेल नो परचेज, नो कैश नो बैंक. मोबाइल पे ये देखो, पढ़ो पढ़ो 14 फरवरी से पहले वाली क्लास में क्या लिखा है. जर्नल वाउचर्स बनाने हैं, टीडीएस वाले बनाने हैं. नो सेल नो परचेज, नो कैश नो बैंक. 4 से 5 ट्रांजेक्शन लाने हैं. पहली बार आपको ट्रांजेक्शन का मैंने होमवर्क दिया था, ये आप नहीं बना पाए, तो अगली बार मैंने आपको बोल दिया ट्रांजेक्शन भी बना के ले आना और वाउचर भी बना के ले आना. अभी आप क्या लाए हो?
ट्रांजेक्शन भी लाए हो, वाउचर तो नहीं लाए, कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन ही लाए, बट ट्रांजेक्शन में आपने बैंक घुसा दिया, सीधा पेमेंट की एंट्री कर दी। पहले मुझे उसके बिल की एंट्री करनी है, खड़ा करना उसकी पेमेंट की। अब समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ। जी सर। हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में कि पहले किसी टैक्स कंसल्टेंट का बिल आएगा तो टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है, पेमेंट पे होता है कि बिल पे होता है, बताओ। बिल पर। फिर गलत, मैंने जो पढ़ाया फिर आपने नहीं रिवाइज नहीं किया। पेमेंट पर। प्रॉब्लम है ना, आपने रिवाइज नहीं करा। मैंने पता भी उसमें ढूंढूंगा तो ये थोड़ा स्लो हो जा रहा है, टक जा रहा है। ऐसा है, पेमेंट का मैंने आपको पढ़ाया था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये नोट वाला? नो सर, वो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुको, मैं पहले शेयर कर लूँ। मेरे में आ रही है screen। देखो, जैसे एक होता है, आपने जैसे एग्जांपल दिया, टैक्स कंसल्टेंट ने बिल दिया, ठीक है। अब मेरा स्क्रीन आ रहा है ना? जी सर, अब आ रहा है। हाँ, एक तो आप बिल रिसीव करते हो, ठीक है, एक आप है बिल की पेमेंट करते हो, दो ही काम होता है। पहले जी। बिल आता है, फिर बिल की पेमेंट होती है। हो सकता है ये वाला काम 1 अक्टूबर को, ये वाला काम 10 अक्टूबर को, ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है हम जी। पेमेंट 10 नवंबर को करें, ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो टीडीएस कब डिटेक्ट होगा? टीडीएस डिडक्शन टाइम, टीडीएस हम कब काटेंगे? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बुकिंग। बुकिंग माने बुक कीपिंग। जिस टाइम आप बुक्स में एंट्री करोगे उस टाइम, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस काटने की एंट्री कब करेंगे? एट द टाइम ऑफ बुकिंग टाइम, बुक कीपिंग टाइम, यानी जब बुक्स में एंट्री डालेंगे बिल की, या यूँ कह लो बिल की एंट्री, बिल से एंट्री, तो हम बिल की एंट्री करेंगे बुक में, या एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये पढ़ाया था जी कि नहीं सर। पढ़ाया था, पहले बताओ। जी सर। पढ़ाया था, हाँ, ये पढ़ाया था। जी। तो टीडीएस की एंट्री हमें तब करनी होती है जब हम आइडियली, जब हम बिल रिसीव करते हैं। हो सकता है बिल रिसीव की डेट और बिल पेमेंट की डेट सेम भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। आज ही मैंने एंट्री किया, आज ही पे कर दिया। हो सकता है पेमेंट हम 10 दिन बाद करें, 1 महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन टीडीएस की एंट्री उसी टाइम पे हो जाएगी जब बिल की रिसीविंग होगी। अब जैसे टीडीएस की एंट्री हो जाएगी, टीडीएस की लायबिलिटी हमारे लिए शुरू हो जाएगी। जैसे आज जी। आपने 1 अक्टूबर में क्या किया, बिल को रिसीव किया। जैसे तुम बिल रिसीव किए, तुम्हारा बुक में एंट्री हो गया, एंट्री हो गया बुक में। जैसे एंट्री में, बुक में एंट्री हो गया, अगले महीने की 7 तारीख से पहले तुम्हें टीडीएस जमा करना पड़ेगा। ये टीडीएस की पेमेंट की डेट होती है। पार्टी को आप पेमेंट बाद में करो, कोई बात नहीं, पार्टी से आपका डीलिंग चलता है, सर अभी पैसा नहीं है, 2 महीने बाद दूंगा। लेकिन सरकार का पैसा अगले महीने चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख में आपने एंट्री बुक कर दिया। आप जो होमवर्क बना के लाए हो, सीधा बैंक से पेमेंट कर दिया, जो कि हमारी पढ़ाई का सबब ही नहीं था, वो हमारा टॉपिक ही नहीं था। हमारा टॉपिक था कि आप कोई भी बिल उठाओगे, उसकी एंट्री करके लाओगे, ट्रांजेक्शन करके लाओगे, या वाउचर बना के लाओगे। पहले तो ट्रांजेक्शन बनेगी ना, ट्रांजेक्शन बनेगा उसका। देखो, पहला बनेगा ट्रांजेक्शन, आप वो लिख के लाए हो, वो ठीक है। फिर इसके बाद बनेगा वाउचर, जो आप वाउचर नहीं लाए, कोई बात नहीं। जब ट्रांजेक्शन वाउचर, जब ये एंट्री हो गया, तो पेमेंट तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद होगा। पेमेंट तो बाद में होता है, पेमेंट का तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम पहले हम खड़ा तो करें कि हाँ जी हमने ये पेमेंट। अब पेमेंट जो है 2 लोगों को जाएगी। आपने जो पेमेंट किया, मैं आपके वाउचर दिखाता हूँ। अब सोचो पेमेंट किस किस को जानी चाहिए, आपको इसी वाउचर बताता हूँ। चलो, आपने डेबिट किया, डेबिट प्रोफेशनल फीस 50,000, क्रेडिट कर दिया पार्टी, मान लो एबीसी कौन था, पार्टी सी, जो भी सी था, एबीसी कंसल्टेंट था, मान लो कंसल्टेंट को 45,000 कर दिया
क्रेडिट टीडीएस प्रोफेशनल को कर दिया 5,000, यही है ना। जी अब इसमें जो पेमेंट जाएगी, आपने क्या किया है, पेमेंट मेरे ख्याल नहीं किसको किया है, किसको किया है याद नहीं, बैंक से पेमेंट किया ना आपने, बैंक जी से आपने किसको, देखो ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, ये दोनों पे करना है हमें, ये भी पेएबल है, ये भी पेएबल है, तो इसकी भी तो पेमेंट करोगे। आपने खाली एबीसी का, आपने जो मेरे ख्याल लिखा है, आपने क्या लिखा, आपका वाउचर आपने लिखा है बैंक टीडीएस। अब लो, तुमने क्या लिखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपने लिखा है डेबिट प्रोफेशनल फीस 50,000, क्रेडिट आपने बैंक, क्रेडिट टीडीएस 45,000, 5,000। अब बताओ भाई, अभी इसमें पेमेंट तुम किसकी पेमेंट कर रहे हो, जरा बताओ। ये पेमेंट आप कर रहे हो, इस पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, राइट। इस ट्रांजेक्शन से, आपकी इस ट्रांजेक्शन से ये पता चल रहा है, ये पेमेंट आप एबीसी को किए हो बैंक से, am I right? जी यही बात है ना। तो टीडीएस की जी पेमेंट कब होगी, या तो पेमेंट इसको भी करो। नहीं, आपको क्लियर होना है कि आप एंट्री क्या डाल रहे हो। अगर आपके दिल में है कि मैं पेमेंट की एंट्री डालूंगा, तो पेमेंट आपने बैंक बंदे को तो कर दिया, इस टीडीएस की पेमेंट क्यों नहीं किया, फिर इसकी पेमेंट करो। पेमेंट क्या, तो एक और वाउचर बनाओ। अभी में एज ऑफ नाउ, अभी की डेट में आपका जो होमवर्क है वो पेमेंट का है ही नहीं। पेमेंट तो हम पढ़ ही नहीं रहे अभी। पेमेंट क्या होता है, ड्यू जिसके नाम पे खड़ा हो जाएगा, तो सिंपल एक बैंक पेमेंट की वाउचर डाल दोगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो हमें वाउचर बनाना है, टीडीएस की एंट्री करनी है, खड़ी करनी है। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहाँ गए थे। जी बैंक सर पेमेंट तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप तो डेबिट कर दोगे पार्टी एबीसी और क्रेडिट कर दोगे बैंक, इसमें ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आप डेबिट कर दोगे टीडीएस, क्रेडिट कर दोगे बैंक, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो सिंपल बैंक पेमेंट एंट्री है। आप बहुत ज़्यादा करोगे तो ड्राफ्ट से पे कर दोगे तो बैंक चार्ज लगा दोगे, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। अभी हम लोगों को पढ़ना है टीडीएस, टीडीएस की एंट्री करते कैसे। ये आपका पहला एग्जाम्पल गलत हो गया। दूसरा हाँ जी एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आपने क्या बनाया। आपका पेज ला रहा हूँ मैं। दूसरे में आपने लिखा, आपका स्क्रीन सामने दिख रहा है आपका होमवर्क का ये वाला। जी सर दिख रहा एक ए कंपनी, ए कंपनी या अ कंपनी क्या है, ए कंपनी पेज ऑफिस रेंट एंड डिडक्ट्स टीडीएस 10% बिफोर पेइंग द लैंड लॉर्ड राम्स, क्या है ये, RAMPSH क्या है, रमेश, लैंड लॉर्ड रमेश। The company pays office rent and deducts TDS 10% before paying the landlord रमेश। रेंट अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया 80,000, ठीक है। टीडीएस को आपने क्रेडिट कर दिया 8,000, रमेश को आपने क्रेडिट कर दिया 72,000, ठीक है। ये एंट्री उस वाले से ठीक है। अब इसमें छोटा सा क्या है, टीडीएस है 10% आपने लिखा है ना, मैंने इसका अकाउंटिंग लिखने का तरीका बताया है। टीडीएस डैश रेंट लिखो, टीडीएस डैश रेंट, बस। पेबल चाहो तो पेबल लगा दो, एट द रेट की ज़रूरत नहीं है। टीडीएस का रेट फिक्स होता है, और टीडीएस जी की जो पहचान होती है, जैसे जीएसटी में पहचान होती है रेट से। जब आप जीएसटी लगाओगे तो इसमें रेट लगाना जरूरी होता है, 5%, 10%, 12% जो भी है। लेकिन टीडीएस में रेट नहीं लगाते, टीडीएस में आगे रेंट लिख देते हैं, या आगे प्रोफेशनल लिख देते हैं, या आगे कॉन्ट्रैक्टर लिख देते हैं। समझा, ये मैंने मेरे ख्याल बताया था। टीडीएस रेंट, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर, ये पढ़ाया था मैंने। नो सर हाँ कि ना, नहीं। सर सिर्फ टीडीएस लिखने से नहीं होगा नहीं, टीडीएस लिखने से टेक्निकली तो आपने ठीक लिखा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली टीडीएस में हमें अलग अलग बाइफरकेट करना होता है। ऐसा चलिए, जैसे देखो ये मैंने बनाया यहाँ पे, जैसे बनाया यहाँ देखो टीडीएस प्रोफेशनल लिख दिया, ऐसे ही आप लिखोगे टीडीएस रेंट। प्रैक्टिकली में क्या होता है, ये सारे जो है टीडीएस ही, लेकिन हम पूरा लिखते हैं टीडीएस रेंट, जी टीडीएस प्रोफेशनल चार्जेस, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है ना। रेंट हो गया
कॉन्ट्रैक्टर हो गया, टीडीएस, सप्लायर्स का भी आता है आजकल, एक नया नियम लग गया। तो इससे क्या होगा, अब मान लो रेंट में तुम्हारी महीने में 10 एंट्रियां आ गई, प्रोफेशनल में मान लो तुम्हारी 15 एंट्रियां आ गई, कॉन्ट्रैक्टर में तुम्हारी 40 एंट्रियां आ गई मान लो, सप्लायर से मान लो तुम्हारे 50 आ गए। अब सारा हौच पौच नहीं हो जाएगा। अब जी। सोचो, ये तो अभी आप एक एक एंट्री चल रहा है तो आपको लग रहा है तो याद ही रहेगा, लेकिन सोचो जिस बड़ी कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर 40 कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो हर बंदे का लेजर खुल रहा है, और मैं उसमें खाली टीडीएस लिख दूंगा। जब जमा करने जाएंगे ना जब हम जमा करने जाते हैं टीडीएस, तो हमें बताना पड़ता है कि हम रेंट का टीडीएस जमा कर रहे हैं कि फिर किसका जमा कर रहे हैं। चालान जब भरा जाता है तो उसे बताना पड़ता है। ये भी बताना पड़ता है कि कंपनी है कि नॉन कंपनी है। हमारे पास डेटा पूरा क्लियर नहीं रहेगा तो हमें दिक्कत होगी। तो प्रैक्टिकली आप ऐसे सीखो कि हम पूरा लिखते हैं, टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस प्रोफेशन, ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे सबको हम क्रेडिट करते चलते हैं। जी। हाँ, तो ये हम पूरा लिखते हैं। ऊपर कहीं अगर बताया है तो ठीक है, नहीं बताया तो जान। मैं भूल भी जाता हूँ ना, गैप हो गया काफ़ी, मैं भूल गया क्या क्या बताया। देखो यहाँ लिखा था कॉन्ट्रैक्टर्स 2000, अभी देखो पुरानी क्लास से लिखा है मैंने, डेबिट टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर्स लिखा है ना। तो टीडीएस जी। खाली नहीं लिखा, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर लिखा मैंने। तो इससे आपका ना क्लियर रहता है कि मेरा कौन सा पैसा देना है या दे रखा है। अच्छा, अगला दिखाता हूँ आपको। अभी अभी वाले में आपने क्या किया है, एक्सरसाइज सही बनाया है, लेकिन उसमें टीडीएस कॉन्ट्रैक्टर डाल देना। अभी हमने बिल खड़ा करना है, रेंट को दिया टीडीएस क्रेडिट, रमेश क्रेडिट, ठीक। अगला है सैलरी पेड टू कंप्यूटर इंजीनियर, एड 5000 डिडक्टेड एज टीडीएस। चलो ठीक है, ये मेरे ख्याल मैंने अभी कवर नहीं किया था, आपने बताया, कोई बात नहीं। सैलरी पे भी टीडीएस कटता है, ये बात सही है, ठीक है। जी। सैलरी पे टीडीएस कटता है। सैलरी एक्सपेंस अकाउंट ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सैलरी अकाउंट पढ़ाया था मैंने, सैलरी एक्सपेंस कहाँ कहीं लिखा है। ये भी तुम्हारा अपना अपना क्रिएशन है, किताबी लैंग्वेज है। सैलरी एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं करते प्रैक्टिकल्स में, सैलरीज अकाउंट यूज करते हैं। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, सैलरी एक्सपेंस लिखा हुआ। जी सर। हाँ, तो सैलरी एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, सैलरीज लिखेंगे। पहला, ओ, 60,000 आपने सैलरी दिया और 5,000 काट लिया, तो 5,000 किस हिसाब से काटा था। परसेंट लिखना है। सैलरी में अब तक तो हमने जो टीडीएस रेंट पढ़ाया आपको, रेंट पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्टर पढ़ाया, प्रोफेशनल पढ़ाया, कई सारे पढ़ाए, उसमें मैंने आपको रेट भी बता दिया। सैलरी ना मैंने पढ़ाया ना मैंने इसका रेट बताया, तो आपने 60,000 में से 5,000 क्यों काटा, ये मेरा सवाल। तो वो एग्जाम्पल के तौर पर काट दिया। आप इसमें 10 भी काट देते, इसका मतलब 2,000 भी काट देते, फिर तो कोई भी रैंडम अमाउंट लिया या किसी सोच के लिया है अमाउंट। तो वैसे ही रैंडम लिया था। तो पहली चीज़ कि सैलरी का आपको एग्जाम्पल नहीं बनाना था, सैलरी की टीडीएस माइंड में सवाल था तो आप मेरे से क्लास में पहले डिस्कस करते कि सैलरी पे टीडीएस कैसे काटेंगे, अपन आते सैलरी पे बाद में आते। दूसरा, आपके पास कोई परसेंटेज तो था ही नहीं, तो आपको तो बनाने में भी दिक्कत हुआ होगा कि मैं कितना परसेंट लगाऊं, 2% लगाऊं, 10% लगाऊं, इसका तो मैंने रेट पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैं हाँ, तो फिलहाल जो है आपका ये एंट्री ठीक है, एंट्री में गलती टेक्निकल है, गलती नहीं, लेकिन टीडीएस ऑन सैलरी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप एक स्टेप आगे बना के लाए। तो अपना फोकस रखो, जो हम पढ़ें उसी से बनाओ, वो उतना ही होमवर्क करते रहो, मेरे लिए वही काफ़ी है। और एडवांस चलोगे तो मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैंने पढ़ाया नहीं और अब बना के लिया, तो अब मैं अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा ना, मैं तो अब वो तो वैसे ही पढ़ाता ही, मैं टीडीएस ऑन सैलरी तो मैंने पढ़ाना ही था, लेकिन जी। चलो अब आपने ये मैटर छेड़ दिया तो इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपका ना फोकस रखो कि जो हमारी पढ़ाई, हाँ कोई भी मन में डाउट है आप पूछ सकते हैं, सैलरी का कैसे करते हैं टीडीएस सर बताओ, मैं
अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई टेंशन नहीं है। अब चूँकि सामने आ गया ये टीडीएस सैलरी, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसके क्या ख्याल होता है, 5,000 क्यों सही है, क्यों गलत है, इसको हम लोग समझते हैं। टीडीएस ऑन सैलरीज, जैसे मैंने इतने सारे लिखे हैं ना, टीडीएस प्रोफेशनल रेंट, ऐसे ही होता है टीडीएस यस सैलरी। अब सैलरी वाला क्या फंडा होता है, थोड़ा ये आपको बता देता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर। देखो, सैलरी जो होती है ये हम एम्प्लॉय को देते हैं, ठीक है जी। एम्प्लॉय को हम सैलरी देते हैं, कंसल्टेंट को हम फीस देते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका सैलरी के लिए, एम्प्लॉय के लिए कुछ टैक्स के ब्रैकेट्स बने हैं, टैक्स ब्रैकेट्स बने हैं कि अगर आपका इतना इनकम है, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले बजट भी आया था कि आपका इतना इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा, इतना इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा। इसको टैक्स स्लैब भी बोलते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए एक जस्ट एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। 25-26 के लिए बजट आ गया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बात करें, ठीक है। जी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में गवर्नमेंट का रूल था कि भाई जो सैलरी होगी, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी, देखो सैलरी कितनी भी हो सकती है, कम, बहुत सारे लोग होते हैं सैलरी बहुत कम होती है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत हाई फाई होती है, ठीक है। जी उसमें जो सैलरी होती है लोगों की लाखों में, करोड़ों में भी सैलरियाँ होती हैं। तो किसकी सैलरी पे क्या लगेगा, ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक, मतलब एक स्लैब दिया होता है, ताकि आपको ईजी रहेगा। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, ये वाला टेबल? जी नोट नहीं, वाला दिख और नोट वाला दिख रहा नोट है, ये यही पढ़ना है। देखो क्या जी होता है, ये एक्चुअली ये जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 तो समझते हो, 1/4/24 से 31/3/25 के लिए ये नियम है, ठीक है। ये जो जी नियम है ये इनकम टैक्स का स्लैब है इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख है तब आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, 3 से 7 है तो 5% है, 7 से 10 लाख के बीच में है तो आपको इतना परसेंट देना है, सबके रेट बने हुए, ठीक है। अब मान लो एक बंदा है जिसकी सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी सकती है। अभी इसमें एक दिया है, या तो 7 लाख से नीचे है, या तो 7 लाख से नीचे है, या ग्रेटर देन 7 लाख। 7 लाख से नीचे वालों के लिए गवर्नमेंट कहती है आपको नहीं देना पड़ेगा, इसके ऊपर देना पड़ेगा। अब मैं मान के चलता हूँ कि किसी बंदे की सैलरी मान लो 12 लाख, ठीक है। जी आपको मैं एक एग्जांपल देके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सैलरी अकाउंट पे जब हम टीडीएस काटते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर रेट से नहीं काटते, उसका जितना टैक्स बनता है उसके हिसाब से काटते हैं। समझ आई बात? एक एम्प्लॉय है जी जिसकी सैलरी लाख रुपए महीना है, एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 रुपये महीना है, एक एम्प्लॉय ऐसी है जिसका सैलरी 1 करोड़ रुपये महीना है, हो सकता है, ठीक है। अलग अलग बंदों का सैलरी का अमाउंट अलग अलग कटेगा। समझने के लिए एक मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसकी सैलरी 12 लाख है, तो 12 लाख में सबसे पहले हम टैक्स निकालेंगे, पहले पैप टैक्स निकालेंगे तो ही तो काटेंगे, है ना। पहले हम जी टैक्स निकालेंगे कि बनता कितना है। अब देखो तुम्हारे पास रेट दिया हुआ है 12 लाख तक का, ये स्लैब दिया हुआ है, तो 3 लाख तक तो जीरो हो गया, जी ये तो नील जीरो हो गया।
3 से 7 सही लाख है। में 5% है, तो 3 से 7 लाख के बीच में 4 लाख हुआ, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? 3 से 7 लाख जो हुआ, 4 लाख का 5% कितना होता है? 20,000, राइट। 7 से 10 लाख पे 10% है, 7 से 10 कितना हुआ? 3 लाख हुआ, ये कितना हुआ? 10%, तो मतलब 30,000 हुआ। टोटल आपको 12 लाख पे निकालना है। मेरा कहाँ तक का निकल गया? 3 लाख तक जीरो था, 3 से 7 के बीच में इतना टैक्स हुआ, 7 से 10 के इतना टैक्स हुआ, और 10 से 12 के तक मेरा जो रेट है 2 लाख हुआ नहीं, 10 से 12 2 लाख, 2 लाख पे मुझे देना है जी 15%, ये भी हुआ 30,000। टोटल कितना हुआ? 60 20 80,000। 12 लाख पे टैक्स बना 80,000। एक नियम होता है सरकार का, होता है सेस, एजुकेशन सेस, 4% एक्स्ट्रा लेती है, तो 3200 रुपया हुआ, यानी 83,200 रुपया हुआ टोटल टैक्स, टोटल इनकम टैक्स। पहले आप ये बताओ कि 12 लाख में मैंने ये जो कैलकुलेट किया इस टेबल की सहायता से, इसको समझने में आपको दिक्कत है तो बताओ, पहले ये बताओ। नमस्कार। सर ये टीडीएस तो नहीं हुआ ना, ये नॉर्मल इनकम टैक्स हो गया। आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ, पहले इतना क्लियर है आपको? जी हाँ। मान लो आप किसी कंपनी का अकाउंटेंट हो और आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई है जिसकी 12 लाख रुपए सैलरी, तो एज एन अकाउंटेंट आप पहले उसकी निकाल लोगे कि भाई इसका टैक्स बनता कितना है, और ये 83,200 कितने कितना इनका बना? पूरे 1 साल का बना, 24-25 का, ठीक है। जी। मान लो ये मैंने आपको बताया 1/4/24 से 31 मार्च 25 तक का टैक्स बना, ठीक है। आपके पास कितने महीने हैं? 12 महीने। आपको पहले ही पता है, अप्रैल में ही पता है, इस बंदे का अगर यही सैलरी रहा लाख रुपए महीना रहा, तो इसके टोटल टैक्स इतने बन जाएंगे। बाद में बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल तो इतना ही है ना। तो आप एक अकाउंटेंट के रूप में क्या करोगे? आपको तो पता है 83,200 इसका टैक्स है, 12 महीने बंदा काम करेगा, तो आप क्या करोगे? 83,200 बटा 12 करोगे, करीब करीब मोटा मोटा 7,000 रुपये पर मंथ इसका आप टीडीएस काटोगे। टीडीएस क्या होता है? ये जो 83,200 टैक्स बना ना, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि ये पैसा काट के सरकार को दे दो। लेकिन पहले महीने में तो पूरा काट नहीं सकते ना, 12 महीने नौकरी करेगा तो हर महीने में उसका 7-7 हज़ार काट लूंगा, 11 महीने तक 7,000 काटूंगा, कितना हो गया? 77,000, और लास्ट में जाके 6,200, मार्च में जाके मार्च में जाके 6,200 काट दूंगा, तो इसका टोटल कितना कट जाएगा? 83,200 कट जाएगा। तो यहाँ पर हर महीने आप इसका 7,000 काटोगे 11 महीने तक, और मार्च में जाके 6200 काट दो। इस बात में क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। तो टीडीएस ऑन सैलरीज का फंडा ये होता है, मोटा मोटा ब्रीफ बताया मैंने आपको। टीडीएस से बहुत बड़ा हिसाब किताब है, उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बट एक स्नैपशॉट के रूप में अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ऐसे समझो कि अगर किसी बंदे की सैलरी महीने के ₹1,00,000 है, सरकार का जो रेट है गूगल पे मिलता है, मैंने गूगल से निकाला है, ये अवेलेबल होता है, आपको याद रख सकते हो तो रख लो, नहीं तो गूगल आपके पास होता है। इसी रेट से आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाए अकाउंटेंट। आपने देख लिया, आपने एम्प्लॉय को बता दिया भैया मोटा मोटा आपके 84,000 रुपये टैक्स कटेंगे साल के, जिसमें से मैं हर महीने 7,000 काट रहा हूँ। मार्च में आपके थोड़े कम बने तो मैंने थोड़े कम काट लिए, ये मैंने टैक्स काट लिया हर महीने और सरकार को जमा। ये होती है टीडीएस ऑन सैलरी। अब बताओ, अगर एक बंदे को 1,00,000 रुपये सैलरी जा रही है महीना, और आपको काटना कितना है? 7,000 रुपये महीना, तो कोई परसेंटेज तो नहीं हुआ नहीं है? ये इसका नो सर। परसेंटेज से कोई लिंक नहीं होता। जिसकी जैसी सैलरी रही, अगर मान लो यही 1 करोड़ होता तो हो सकता है उसका लाखों रुपये कटता हर महीने, 10-10 लाख रुपये कट सकता था। वो आप कैसे करोगे? ये पहले ऐसे निकालोगे, स्लैब के हिसाब से पहले उसका टैक्स अमाउंट निकाल लोगे, निकाल के 12 से भाग दे दोगे। मान लो 6 महीने बाद उसकी इनकम बढ़ गई, है ना, बढ़ गई, उसकी इनकम बढ़ गई, टैक्स रिकैलकुलेट कर लो, फिर उसी हिसाब से बढ़ा के काट लो।
ये बेसिकली मैं बताना था आपको, टीडीएस ऑन सैलरी काटने से पहले उसकी थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ती है कि इस बंदे का टैक्स बनता कितना है। इसमें कोई 2%, 1%, 10%, 20% कोई रेट नहीं लगता क्या। इसका स्लैब होता है, हर साल इनकम टैक्स की तरफ से एक रेगुलेशन आता है, इसका भी ये स्लैब है। अब 25-26 आया ना, उसमें स्लैब चेंज हो गया। ये मैं अभी आपको 24-25 पढ़ा रहा हूँ, ये 24-25 का मैंने आपको ये रेट दिया, ये रेट चेंज हो चुका है 25-26 की जो बजट आया है। वो जब तब जी जब देखना सीख जाओगे तो वो भी करना सीख जाओगे। टीडीएस ऑन सैलरी के जो आज मैंने चैप्टर क्लियर किया, आपको ये फंडा में क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं है? सर, तो बोलो जी। ये इनकम टैक्स होगा या फिर टीडीएस होगा? अरे बाबा, इनकम टैक्स को ही तो टीडीएस बोलते हैं। अच्छा, इनकम ये टैक्स, देखो, टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे आप समझो, इनकम टैक्स आपको पे करना है, समझना बात, पे करना है, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स जब पे करना है तो आप एक इंडिविजुअल, मान लो मैं नौकरी करता हूँ और आप कंपनी में अकाउंटेंट, ठीक है। जी तो अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना है, अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मेरे ऊपर तो कोई नहीं है ना, मैं ही मालिक हूँ, तो मुझे तो अपना पे खुद करना पड़ेगा, सेल्फ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा जी बिजनेस में। लेकिन अगर मैं एम्प्लॉई हूँ, जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ तो मैं कंपनी के अंदर हूँ, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि मेरा टैक्स काट के जमा कराए। तो जब वो टैक्स काटती है तो कैसे काटती है, टीडीएस तो काटेगी, टैक्स रिलेटेड टैक्स काट, मतलब टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है जी। तो सर, इसके बाद भी कोई टैक्स पे करना पड़ता है? ना। तो जब जब ये टीडीएस होती है ना, टीडीएस बेसिकली इनकम टैक्स ही होती है, इनकम टैक्स का चालान टीडीएस में जाता है। दो चीजें होती हैं, देखो, एक होता है इनकम टैक्स का चालान, जैसे ये इंडिविजुअल भरता है। इंडिविजुअल कैसे भरता है, जैसे मान लो मैं बिजनेस वाला हूँ तो मैं भरता हूँ, चाहे कंपनी में मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो कंपनी तो उतना ही टीडीएस काटेगी ना जितनी मेरी नौकरी होगी, राइट। हम्म, जितनी मुझे सैलरी देगी कंपनी, उसी पे तो टीडीएस काटेगी। मान लो 83,000 तो टीडीएस काट लिया कंपनी वाले ने, अब मेरा ₹1,00,000 महीना रेंट भी आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो सब मिला के मतलब इनकम टैक्स में आता हाँ, तो अब बताओ, देखो, नौकरी पे तो मेरी टीडीएस कट गई, आज जो रेंट हर महीने 1,00,000 आ रहा है उस पर टीडीएस तो किसी ने नहीं काटा, है। जी है ना। मान लो मैं किसी जमीला रामलाल किसी को दे रखा है, मैंने किराया, उसने तो काटा नहीं। क्या, मान लो 20,000 महीना पकड़ लो, छोड़, ₹1,00,000 पे कानून बन जाता है, छोड़ दो, 20,000 मेरी महीना आ रही है रेंट की इनकम, तो जो ₹2.5 लाख हुआ साल की इनकम, इस पर टैक्स कौन जमा करेगा, ये मुझे खुद जमा करना पड़ेगा। जब साल के अंदर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैं इनकम टैक्स चलान भरूंगा। टीडीएस का चलान कौन भरता है, कंपनी वाला भरता है आमतौर पर, ये कंपनी वाला भरेगा, मैं अपना खुद का इनकम टैक्स चलान भरूंगा, क्यों, बताऊंगा गवर्नमेंट को कि सर, नौकरी से मुझे इतनी तनख्वाह मिली और रेंट से मुझे ये मिला, मेरा और भी कोई इनकम हो सकता है, मेरा ब्याज भी इनकम हो सकता है, मेरा एफडी है, 2 करोड़ की एफडी है, हो सकती है ना, मेरी बहुत सारे डिविडेंड आते हैं, शेयर्स है मेरे पास। तो सारा हिसाब किताब जोड़ करके मैंने देखा कि भैया मुझे ₹2,00,000 और टैक्स देना है, तो मैं 2,00,000 का क्या करूंगा, मैं 2,00,000 का अलग से चालान बना के गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, तो ये 2,00,000 का जो अगर टैक्स बन गया तो 2,00,000 का मैं टैक्स अलग से चालान बना कर जमा कराऊंगा गवर्नमेंट, अपने रिटर्न में खुद फाइल करूंगा। गवर्नमेंट को बताना जरूरी होता है कि मेरा सैलरी से इनकम कितना है, अदर इनकम कितना है, ये सब बना के उसका जो टैक्स बनता है उसको टैक्स देता। टीडीएस इज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, यानी टीडीएस के जरिए थोड़ा थोड़ा मेरा टैक्स कटता रहता है, वो इनकम टैक्स ही कटता है। टीडीएस, आई मीन इनकम टैक्स is income tax is deducted and deposited through TDS। ये क्लियर हुआ? जी टीडीएस का पढ़ाई हमारा यहाँ खत्म होता है। टीडीएस में एक चीज और रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। टीडीएस में मैंने आपको बताया था, टीडीएस का फुल फॉर्म बताओ। टैक्स डायरेक्टेड एट सोर्स।
इसको याद रखना, पूछ लेगा इंटरव्यू में, समझेगा इसको कुछ आता ही नहीं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया टीडीएस जो है लायबिलिटी है, यही पढ़ा ना हमने लायबिलिटी के रूप में। जी। क्या टीडीएस एसेट हो सकता है? यस और नो? पता नहीं सर। सोचो, दिमाग पे जोड़ दो। अभी तक तो नहीं पता, कोई बात नहीं, अब दिमाग पे जोड़ दो, हो सकता है कि नहीं, सोचो जरा। तो हमें टीडीएस हो सकता है, मिलेगा थोड़ी? दोनों हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है वो समझा देता हूँ आपको। भाई जी। आपकी कंपनी थी, मान लो क्या था, रोहित गारमेंट्स था, मान लो आपकी कंपनी थी रोहित गारमेंट, ठीक है जी। आपको किसी ने बिल दिया था प्रोफेशनल फीस का, 1 लाख का बिल दिया था, आपने उसके 10,000 रुपये टीडीएस काट दिए थे, याद है? आपने उस पार्टी जी। को 90,000 ही दिया था, और ये 10,000 रुपये तुमने टीडीएस जमा करा दिया था, डिपॉजिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसल्टेंट। कंसल्टेंट के खाते में आपने 10,000 रुपये टैक्स जमा करा दिया था सरकार को, राइट? जी। तो जब ये जो प्रोफेशनल होगा, मान लो एबीसी प्रोफेशनल कोई भी था, ये बंदा टैक्स कंसल्टेंट था, जब ये अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टीडीएस एसेट ही तो हो जाएगा, 10,000। एम आई राइट? जी सर, आपका ये बेनिफिट लायबिलिटी था, हाँ, इसका इनकम टैक्स ऑलरेडी जमा है आपके थ्रू, तो ये 10,000 रुपये क्लेम कर लेगा, तो इसके लिए एसेट हो गया, यही एसेट इसके लिए। आपकी कंपनी रोहित गारमेंट है, ठीक है, रोहित गारमेंट ने कोई चीज ठेके पे लिया, तो इसका भी तो टीडीएस काट लेगा, इसका वो बायर, इसका जो कस्टमर होगा, कस्टमर ही तो टीडीएस काटता है। आज रोहित गारमेंट कस्टमर है इस प्रोफेशनल का, तो इसने इसका टीडीएस काट लिया, तो रोहित गारमेंट का भी तो कोई कस्टमर होगा, ये भी तो इसका टीडीएस काटेगा। तो जब आपका टीडीएस कट जाता है और सामने वाला सर्टिफिकेट देता है टीडीएस डिडक्शन का, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, मुझे पता है तुम पढ़ोगे नहीं, बट समझ लेना, फिर को पढ़ना पलटोगे तो तुम्हें याद रहेगा। टीडीएस डिडक्शन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये सर्टिफिकेट होता है, उसको बोलते हैं फॉर्म 16, फॉर्म 16E। 16 मिलता है सैलरी वालों को, और ये होता है अदर देन सैलरी। जैसे आपने प्रोफेशनल का टीडीएस काट लिया, वो आपसे बोलेगा सर मुझे सर्टिफिकेट दो, दैट सर्टिफिकेट विल बी इशूड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16A। वो आपको बोलेगा मेरा फॉर्म 16A दे दो, या बोलेगा टीडीएस सर्टिफिकेट दे दो, दोनों एक ही चीज। ये समझ में आया? जब हम किसी सैलरी वाले का टीडीएस काटते हैं, एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं, और जब हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16। और जब हम अदर देन सैलरी वालों का टीडीएस काटते हैं, तो जब हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16A। क्लियर हुआ? जी। ऐसे ही फॉर्म 16B भी होता है, वो दूसरे केस में होता है, वो होता है आपको, ये मकान के सेंस में होता है, लैंड सेल के टाइम पे होता है। 1% आजकल सुना होगा, अगर मैं 1 करोड़ का फ्लैट खरीदूंगा ना, तो वो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपये सरकार को टीडीएस काट के देना पड़ता है। जब मैं काट के जमा कर देता हूँ तो उसको सर्टिफिकेट देता हूँ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 16B। लेकिन ये सब फिलहाल बिजनेस के लिए पढ़ाई नहीं है, तो इस पर आप फोकस मत करो फिलहाल। आगे चल के जब सब कुछ सीख जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिलहाल आप फोकस करो फॉर्म 16 पे और फॉर्म 16E। ये क्लियर हुआ? ये मैं उल्टा घुमा घुमा के पूछूंगा भी अगली क्लासेस में, ऐसे घुमा के पूछ सकता हूँ कि जब हम एम्प्लॉय की सैलरी काटते हैं तो उसको कौन सा फॉर्म देते हैं, तो आपने कहना है फॉर्म 16 देते हैं। जब हम किसी अदर बंदे की टीडीएस काटते हैं, जैसे रेंट का, जैसे प्रोफेशनल का, कॉन्ट्रैक्टर का, सप्लायर का, और किसी का कुछ काटते हैं,
तो हम फॉर्म 16A देते हैं। जी क्लियर हुआ? जी जस्ट एक रेफरेंस के लिए आपको बता दूं, कुछ सेक्शंस भी होते हैं। 192 जो होता है सैलरी का TDS सेक्शन होता है। 94G होता है, प्रोफेशनल का होता है। ये सेक्शंस बने हुए हैं। ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए जा रहा हूँ, तो आपको आइडिया रहे कि 94C क्या होता है। तो आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्टर्स का TDS का सेक्शन है, इस सेक्शन के अंदर कटता है। ये हो गया। और क्या 94I होता है, वो रेंट के लिए होता है। 94H जो होता है वो कमीशन पे TDS करता है। ऐसे बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं। 94Q, 94CQ, Q जो होता है वो सप्लायर का TDS करता है। आजकल एक नया सेक्शन लग गया है। तो ये सब कुछ सेक्शंस हैं। फिलहाल इसका आपके लिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन आपके लिए रेफरेंस के लिए बना देगी। TDS काटा, कुछ आपने काटा, ये प्रोफेशनल का TDS काट रहा हूँ, आप बोलो मैं प्रोफेशनल तक काट रहा हूँ या बोलो 94J में काट रहा हूँ, एक ही बात। समझ आई बात? तो ये सब कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे रेंट पे TDS काटना गुनाह नहीं है, काटो, लेकिन उसको जब जमा करेंगे तो कौन से सेक्शन में जमा करेंगे? 94I सेक्शन में जमा करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेक्शन में 4-5 लिख दिया है, याद भी नहीं रहता उतना। आपको इसकी पूरी लिस्ट आती है। जब कभी काम करोगे फ्यूचर में तो आपको ये सारी चीज़ें ऑनलाइन मिल जाएगी। जी TDS से संबंधित और मन में कोई भी सवाल हो तो पूछो। आज हम लोग TDS खत्म कर रहे हैं। TDS मैंने बता दिया, लाइबिलिटी भी है, एसेट भी है। अरे तुम्हारे लगता है 2 एग्जाम्पल और थे ना यार ऊपर, नहीं देखने दो। ये तुमने TDS का सैलरी का पंगा खोल दिया ना, इसलिए रुको जी मैं भी खोल लेता हूँ। दो पिछले तीन आपने बनाया, एक और बनाया था ना, जो एक पेज और था तुम्हारा, वो डिस्कस कर देता हूँ ना। मुझे तो पता लगा क्या गलती है क्या सही है। जी ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको, मंडे 11 वाला? जी सर, डायरी वाला। पेड कमीशन टू एन एजेंट वीरेंद्र ऑफ अमाउंट 30,000 एंड डिडक्टेड सैलरी TDS 5%। तो कमीशन पे कितना है? 5% है। 5% कहाँ से लाए? रैंडम, पता नहीं ये था। तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है भाई। कमीशन पे पहले 5% था, ये बात सही है, अब 2% हो गया है। अगर आपको डाउट हो तो आप गूगल में मार सकते हो कमीशन पे TDS रेट क्या है, वो आपको बता देगा 2%। चलो तूने 5% करा, कमीशन एक्सपेंस फिर गलत है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं इस वर्ड से। कमीशन पेड अकाउंट पढ़ा रखा है मैंने। TDS पेबल अकाउंट, TDS पेबल तो ठीक है, बट TDS पेबल डैश कमीशन लिखो, जी या सर। TDS डैश कमीशन लिखो, या TDS ऑन कमीशन लिखो, या TDS पेबल ऑन कमीशन लिखो। तो कमीशन वर्ड हाईलाइट होना जरूरी है। 1500 वीरेंद्र क्रेडिट, हाँ ठीक है, एंट्री तो ठीक है तुम्हारी। तीसरा है पेड 20,000 एज इंटरेस्ट ऑन अ लोन टू ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यस, डिडक्टेड 10%। इंटरेस्ट पे 10% है क्या? ब्याज पे मुझे नहीं याद, ढूंढना पड़ेगा, देख लेना, मिल जाता आपको। इंटरेस्ट एक्सपेंस वर्ड तो कतई मत लिखो यार, तुम सारा छोड़ देते हो। पर पुराने जो वीडियोज होते हैं ना, जब पे तुम पे टाइम लगे तो ज़रूर देखो, और होमवर्क बनाने से पहले तो उसका सब्जेक्ट वाला जरूर देखो। इंटरेस्ट पेड अकाउंट मैंने पढ़ाया 20,000। TDS ऑन रेंट ऑन कमीशन, सॉरी क्या है ये, ऑन इंटरेस्ट लिखो, TDS ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। जूली फाइनेंस सर्विस को 18,000। एंट्री ठीक है, एंट्री मतलब टेक्निकली ठीक है, वो थोड़ा लिखने उठने की गलती है। और वाउचर बना के लाओ भाई इसका। वाउचर बना के लाओगे अगली बार? ट्रांजेक्शन तो आपको समझ ओके में आ सर। गया कहाँ गलती है कहाँ से, बट इसका वाउचर भी तो दिखाओ। वाउचर में क्या होगा कि आपको समझ में आएगा ना कि भाई बनाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, लिखने का तौर तरीका थोड़ा ओके क्लियर हो जाएगा आपका। क्लियर है? जी सर। आज क्लास खत्म करें फिर? ओके सर। तो दोस्तों आज अकाउंट की क्लास खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये सब फ्री है। मेरी अगली वीडियो ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। और कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा।
थैंक यू, बाय बाय।